इस वीडियो में आप कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत में अध्याय में दिए गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। आप जानते होंगे कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है। वह ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या मनुष्य सहित कोई एनिमल हो, तो सबको जो है भोजन की आवश्यकता होती है। और आप यह भी जानते होंगे कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जबकि जो अन्य एनिमल्स हैं वह अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं क्यों बना पाते हैं, इसके लिए भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात जो प्लांट्स होते हैं वे क्लोरोफिल के कारण सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। उसका जो इक्वेशन है यह भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और जो प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट बनता है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को वाटर और CO2 की जरूरत होती है। वाटर जो है प्लांट्स जड़ से एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 उसे वायुमंडल से मिलता है, और जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश से एनर्जी को स्टोर करता है। यह सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, जबकि मनुष्य सहित अन्य जानवर अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, और इसलिए उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स अर्थात विषमपोषी कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। Why do we need food? We need food to build our body, to grow, to repair damaged parts of our body, provide the energy to carry out life processes। शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए और बॉडी पार्ट्स के डैमेज की मरम्मत के लिए तथा समस्त जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपने जाना कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात बिना भोजन के आपने जाना कि हम अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से प्लांट्स और एनिमल्स पर निर्भर हैं। विश्व की इतनी बड़ी आबादी के भोजन की व्यवस्था के लिए अधिक से अधिक फसल उत्पादन करना होता है और पालतू जानवरों को पालना होता है। यह कार्य हमारे किसान बखूबी कर रहे हैं। आइए उन अन्नदाताओं को नमन करते हुए शुरू करें। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो एट फर्स्ट हम आते हैं व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या है, यानी फसल किसे कहते हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। जब हम किसी स्थान पर एक बहुत बड़ी मात्रा में एक ही प्रकार की वनस्पति को उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। You know that crop are of different types like cereals, vegetables and fruits। यह बार्ले की क्रॉप है और यह व्हीट यानी गेहूं की क्रॉप है। तो आपने जाना कि क्रॉप किसे कहते हैं। अब आप जानेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो भारत जैसी विशाल देश में, जो कि अनेकता में एकता का प्रतीक है, हर जगह का मौसम जलवायु अलग अलग रहता है और हर जगह की फसलें भी अलग अलग होती हैं। लेकिन सीजन के अनुसार हम फसलों को मोटे तौर पर मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, खरीफ क्रॉप्स। The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops। वह फसल जो बरसात के सीजन में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। The rainy season in India is generally from June to September। तो भारत में जो बरसात का सीजन है वह लगभग जून से सितंबर तक रहता है। तो इसलिए यह जो फसलें हैं, इन फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो ये जून से सितंबर तक होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप आर पैडी, मैज और कॉर्न, ज्वार, मस्क मेलन, वाटरमेलन, सुगर केन, कॉटन, बिटर गॉर्ड, बोटल गॉर्ड, लौकी, ग्राउंड नट्स,
एंड सम पल्सेस। जो दूसरे प्रकार की फसल होती है वह है रबी की फसल। तो जो रबी की फसल है वह अक्टूबर से मार्च तक होती है। अक्टूबर में लगभग इसको बोया जाता है और मार्च में यह परिपक्व होती है। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन October to March are called Rabi crops. Examples of Rabi crops are wheat, barley, gram, mustard, almond, date, खजूर, orange, guava, onion, cabbage, carrot, cauliflower। तो आपने जाना कि फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब हम जानेंगे कृषि पद्धतियां, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities of tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. फसलों के लिए किसानों को एक निश्चित समय में कुछ गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उन गतिविधियों को हम कृषि पद्धतियां कहते हैं, जो कि निम्नवत हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। नंबर 2, सोइंग, बुआई। नंबर 3, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक देना। नंबर 4, इरिगेशन यानी सिंचाई। नंबर 5, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। 6, हार्वेस्टिंग यानी कटाई। नंबर 7, स्टोरेज, भंडारण। तो आपने कृषि पद्धति के 7 चरणों का नाम जाना। आइए अब एक एक करके हम इन चरणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। तो फसल उगाने के लिए किसान को कितना परिश्रम करना होता है, यह भी आप इस लेसन के माध्यम से जानेंगे। पहला चरण है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. तो मिट्टी तैयार करना क्रॉप को ग्रो करने का पहला चरण है। तो पहले चरण में क्या करना पड़ता है, किसान को मिट्टी को पलटना और उसे ढीला करना अर्थात पोला बनाना। पलटने और इस ढीला बनाने की जो प्रक्रिया है अर्थात पोला बनाने की प्रक्रिया है, इसे टिलिंग या प्लाउइंग कहते हैं, यानी जुताई। तो यहाँ पर हम जुताई के लाभ इसके बारे में जानेंगे। एडवांटेज ऑफ टिलेज। फर्स्ट, टिलेज allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. Various nutrients in the dead organisms are released back into the soil by tillage. These nutrients are again absorbed by plants. तो जुताई करने से क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वह मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती हैं, और जुताई करने से जो मिट्टी ढीली हो जाती है उससे प्लांट्स के रूट्स को मिट्टी के अंदर गहराई तक सांस लेने में आसानी हो जाती है, और मिट्टी के ढीला हो जाने से जमीन के अंदर जो केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं वे भी आसानी से ग्रोथ करते हैं। ये अर्थवर्म और सूक्ष्म जीव जो हैं वह किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं जो कि प्लांट्स के लिए आवश्यक है। और मिट्टी के अंदर और बाहर जो मृत जीवधारी होते हैं जुताई करने से वह मिट्टी में मिल जाते हैं और वे पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्वों का कार्य करते हैं। पेड़ पौधे उन्हें पुनः एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम जानेंगे टूल्स फॉर प्लॉइंग, यानी जो जोतने के लिए औजार होते हैं वे क्या क्या होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल औजार है वह है हल, प्लॉ। तो यह देखिए, यह एक प्लॉ है और अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के हल होते हैं। हमारे भारतवर्ष में विशेष प्रकार से इस प्रकार का एक लकड़ी का हल प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें नीचे से लोहे की एक फाल होती है और ऊपर पकड़ने के लिए एक हत्था होता है, और इसमें एक लकड़ी का शाफ्ट होता है जो कि जोत से जुड़ता है। तो यह भाग प्लॉ शाफ्ट कहलाता है, और जो नीचे जमीन के अंदर जाता है उसे प्लॉ शेयर कहते हैं। और जो जानवरों
के कंधों पर रखा जाता है उसे बीन या जोत, और हमारे उत्तराखंड में इसे जुआ, जू अनेक नामों से जाना जाता है। प्लॉसेयर में जो यह लोहे का भाग है इसे हमारे उत्तराखंड में फाल कहते हैं, और जो लकड़ी का भाग है जमीन में जाता है इसे नशूड़ या नशुड़ू अनेक नामों से जाना जाता है। और प्लॉसेयर को हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में इसे दाप कहते हैं, और बीन को जुआ या जू कहा जाता है। तो इस हल को बैलों के, भैंसों के या अन्य जानवरों के द्वारा मिट्टी की प्लॉइंग या टिलिंग की जाती है। आधुनिक युग में अब हलों के स्थान पर कल्टीवेटर्स का प्रयोग होने लगा है, जो कि ट्रैक्टर के द्वारा खींचे जाते हैं। तो यह देखिए, कल्टीवेटर के द्वारा खेत की टिलिंग हो रही है। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें या मजबूरी कहें कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैक्टर द्वारा जुताई नहीं हो पाती है। यहाँ अभी भी पारंपरिक तरीके से यानी हल के द्वारा ही जुताई होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैक्टर्स को ले जाना बहुत कठिन होता है। यहाँ के खेत सीढ़ी नुमा होती हैं, और हालांकि कुछ छोटे ट्रैक्टर बन चुके हैं लेकिन वे भी इतने सफल नहीं हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नए आविष्कार और नए उपाय सोचने होंगे, नई नई खोजें करनी होंगी, इनोवेशन करने होंगे। कृषि पद्धति का जो दूसरा चरण है वह है बुआई यानी सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। बीज को जमीन के अंदर रोपने की जो प्रक्रिया है उसे बुआई कहते हैं। अब बुआई के जो टूल्स हैं, एक तो ट्रेडिशनल टूल्स हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends feeds into the soil and place seeds there. तो बुआई के लिए जो ट्रेडिशनल टूल है वह एक कीप के आकार का एक बर्तन होता है, जिसमें एक पाइप होता है, और उस पाइप में 2 या 3 नुकीले सिरे होते हैं, और इस कीप के ऊपर से बीज डाले जाते हैं, और इन नुकीले सिरों के द्वारा बीज मिट्टी में रोपे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यह फनल हल के साथ जुड़ा हुआ है और हल के द्वारा टिलिंग हो रही है। तो पीछे से इस फनल के द्वारा सीड्स मिट्टी में बोए जा रहे हैं। और दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है वह है स्कैटरिंग सीड्स, यानी बीजों को किसान जो है हाथों से बिखेरता है। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्कैटरिंग वाला तरीका ही अपनाया जाता है। तो बीजों की बुआई के लिए अब बुआई वाली मशीनें बन चुकी हैं, जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो आजकल जो है सीड ड्रिल मशीनों के द्वारा सीड बोए जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये बीज जमीन में मिट्टी के द्वारा आसानी से कवर्ड हो जाते हैं, और ये जो सीड ड्रिल मशीनें होती हैं इसे ट्रैक्टर्स के द्वारा खींचा जाता है, और बीज जो है जमीन में कवर होने से चिड़ियाँ उसे नहीं खा सकती हैं, और समय और परिश्रम की बचत होती है। तो यह देखिए एक सीड ड्रिल मशीन है। इसके नीचे से जो नुकीले भाग दिख रहे हैं ये मिट्टी में जाते हैं, और बराबर दूरी पर इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर आपको बीज बोने हैं, और इन नुकीले सिरों से ही बीज मिट्टी में बोए जाते हैं। और सीड ड्रिल के ऊपर से ये बर्तन आपको दिख रहे हैं, इनमें हम बीजों को रखते हैं। जुताई और बीज बोने के बाद जो अगला चरण आता है वह होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद और उर्वरक देना। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for a healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व मिट्टी में मिलाए जाते हैं उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। तो यह खाद प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती है, जबकि फर्टिलाइजर कृत्रिम रूप से तैयार होते हैं। और कभी कभी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बीज बोने से पहले मिट्टी तैयार करते समय ही खेतों में छिड़क दिए जाते हैं। कृषि पद्धति का जो अगला चरण आता है वह है इरिगेशन अर्थात सिंचाई। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स
for assisting in their growth is called irrigation. पौधों की वृद्धि के लिए उन्हें कृत्रिम विधि से पानी देना ही सिंचाई कहलाती है। Sources of irrigation. The sources of water for irrigation are tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Traditional method of irrigation. सिंचाई के पारंपरिक तरीके। फर्स्ट, मोट अर्थात पुली सिस्टम, घिरनी पद्धति। नंबर 2, चेन पंप। 3, ढेकली। 4, रहट। तो ये थे ट्रेडिशनल तरीके। अब हम आते हैं सिंचाई के जो मॉडर्न तरीके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है और उसके लिए पानी को बचाना भी आवश्यक है। तो पानी को बचाने के लिए सिंचाई की जो मुख्य विधियां हैं वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अ मेथड फॉर अप्लाइंग इरिगेशन वाटर which is similar to natural rainfall. Water is distributed through a system of pipes, usually by pumping. It is then spread into the air through sprinklers so that it breaks up into small water drops which fall to the ground. तो देखिए इसमें क्या होता है, एक मुख्य पाइप होता है और मुख्य पाइप में अनेक और पाइप होते हैं और अन्य जो पाइप होते हैं इनके मुंह पर नोजल लगे रहते हैं और मुख्य पाइप को एक पंप से जोड़ दिया जाता है या किसी पानी के मुख्य स्रोत से जोड़ दिया जाता है और इन नोजल्स के द्वारा पानी इस प्रकार से गिरता है जैसे कि बारिश हो रही हो और यह पानी मिट्टी में बहुत बड़ी एरिया तक गिरता है जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है और पेड़ों की सिंचाई भी हो जाती है। तो सिंचाई के लिए पानी बचाने का जो दूसरा सिस्टम है वह है ड्रिप सिस्टम। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विद वेरी स्मॉल होल्स इन देम टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट। तो जो ड्रिप सिस्टम होता है उसमें मुख्य पाइप से छोटे छोटे पतले ट्यूब्स या पाइप लगे रहते हैं जिनका मुंह बहुत छोटा होता है और इन छोटे छोटे पाइप्स को पेड़ों की जड़ में छोड़ दिया जाता है और इनका मुंह छोटा होने के कारण बूंद बूंद करके पानी जमीन पर गिरता है और इस प्रकार की सिंचाई बगीचों के लिए वरदान साबित होती है। सिंचाई के बाद जो अगला चरण आता है वह आता है खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. तो खेतों में फसलों के साथ कुछ अनैच्छिक प्लांट्स जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है ऐसे प्लांट्स भी उगाते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। The removal of weeds is called weeding. इन खरपतवारों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं weeding अर्थात निराई। weeding के क्या क्या तरीके होते हैं? Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crop help in unrooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किसान अनेक उपाय करता है। खेत की जुताई करते समय खरपतवार उखड़ जाते हैं और वे मिट्टी में मिल जाते हैं और सूख कर मर जाते हैं। खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें जिस समय फूल आते हैं यानी बीज बनते हैं वह समय होता है। उस समय खरपतवार को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर फेंक दिया जाता है अथवा इसे हटाने के लिए खुरपी या हैरो की सहायता ली जाती है। इसके अलावा जो आजकल वैज्ञानिक तरीका है वह होता है खरपतवार नाशी, वीडिसाइड्स। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. तो जो ये weedicides होते हैं इनको फसलों में
छिड़का जाता है। इन्हें छिड़कने से जो खरपतवार है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो फसलें हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। कृषि पद्धति का जो अगला चरण है वह है हार्वेस्टिंग अर्थात कटाई। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो फसल को परिपक्व होने के बाद जब उसे काटा जाता है तो उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई। तो कटाई के बाद जो अगली क्रिया आती है वो होती है थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जो अनाज के दाने हैं उन्हें भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए जो ट्रेडिशनल टूल है वह है सिकल यानी दराती, हशिया, और हमारे उत्तराखंड में इसे दाथुली, आंशी, दाथुला अनेक नामों से जाना जाता है। और हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर होते हैं, यह देखिए एक हार्वेस्टर का पिक्चर है। और थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर होते हैं, यह एक थ्रेसर है और यह भी एक थ्रेसर है। और आधुनिक युग में कुछ नई मशीनें आ चुकी हैं जिन्हें कॉम्बाइन कहते हैं। कॉम्बाइन में हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का सम्मिलित रूप होता है। थ्रेसिंग के बाद आता है विनोइंग की प्रक्रिया। विनोइंग की जो प्रक्रिया होती है उसे जो छोटा किसान होता है वह फैंस के द्वारा करता है, और जो बड़े रूप से खेती का काम करता है उनके लिए विनोइंग मशीन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मशीन के द्वारा विनोइंग हो रही है। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विनोइंग की जो प्रक्रिया है उसे इंसान के द्वारा ही किया जाता है। इसमें दो आदमी एक चादर को पकड़ते हैं, उसे हिलाते हैं, और एक आदमी एक सूप में ग्रेन्स को लेता है और नीचे की ओर फेंकता है तथा चादर को दो आदमी हिलाते हैं, जिससे हवा से अनाज से भूसा अलग हो जाता है। और वैसे आजकल पहाड़ी इलाकों में भी फैंस का प्रयोग किया जाने लगा है। हार्वेस्टिंग के बाद जो कृषि पद्धति का 7वां चरण है वह है स्टोरेज, भंडारण। दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो क्रॉप्स हैं उसे उगाने वाले बहुत कम हैं, इसलिए किसान को बहुत अधिक मेहनत करनी होती है और उन्हें इतनी बड़ी दुनिया के लिए भोजन का इंतजाम करना है, भोजन की व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए अनाज की पैदावार अधिक करनी पड़ती है, और अधिक अनाज पैदा करने के बाद उसे स्टोरेज भी करना होता है। तो आइए अब हम जानते हैं स्टोरेज के बारे में। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और metallic bins. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. फार्मर जो है अनाज को जूट के बोरों में या धातु के बने हुए बर्तनों में रखता है, और बड़ी मात्रा में अनाज को स्टोरेज करने के लिए साइलोज और ग्रेनरीज होते हैं। यह देखिए यह एक साइलोज की पिक्चर्स है। और उसके बाद जो हमारे भोजन का मुख्य सोर्स है वह होता है एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हमें पशुओं को पालना भी आवश्यक है, क्योंकि उनसे भी हमारे भोजन की व्यवस्था होती है। आइए अब हम जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल वेयर एनिमल्स आर reared, breed and raised for meat, fiber, eggs, milk and other food products. तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मांस, फाइबर, अंडे, दूध और अन्य प्रोडक्ट के लिए जानवरों की देखभाल, प्रजनन आदि की व्यवस्था की जाती है, उसे पशुपालन कहते हैं। जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन आदि जो हैं पशुपालन के उदाहरण हैं। वीडियो के अंत में अब हम NCERT के प्रथम अध्याय में दिए गए अभ्यास को हल करने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड्स आपको दे रखे हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। पहला वाक्य है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट द प्लेस इज कॉल्ड। तो पेड़ पौधों को बड़ी मात्रा में उगाना क्या कहलाता है? क्रॉप। दूसरा है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग
क्रॉप इज डॉट डॉट ऑफ द सॉइल। फसल उगाने की जो पहली प्रक्रिया है, पहला चरण है, वह क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सी डैमेज सीड वुड डॉट डॉट ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो जो यदि हम पानी में बीजों को डालेंगे तो जो डैमेज सीड होते हैं वह पानी के ऊपर क्या होने लगते हैं? फ्लोट होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो इसमें आएगा फ्लोट। डी फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डॉट डॉट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो इसमें दो शब्द आएंगे, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो पहला आपको दिया है खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स को इसमें मिलाएंगे पैडी एंड मेज। दूसरा है रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप्स का उदाहरण है व्हीट, ग्राम एंड पी। तो हम इसे व्हीट, ग्राम और पी से मिलान करेंगे। तीसरा है केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के इसमें उदाहरण है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो हम इसे यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट यानी बी से मिलान करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर किससे बनती है? ऑर्गेनिक मैन्योर जो है जानवरों की डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट से बनती है। तो हम इसे सी से मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपको उदाहरण देने हैं खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप के उदाहरण है पैडी एंड मेज और रबी क्रॉप्स के उदाहरण है व्हीट एंड ग्राम। इसके अलावा भी आपको फर्स्ट में बहुत से उदाहरण मैंने पिक्चर के द्वारा दिखाए हुए हैं, वह भी आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स on each of the following. First, preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most in agriculture is to turn the soil and loosen it. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. दूसरा शॉर्ट नोट से आपको लिखना है सोइंग पर। तो the process of putting seeds into the soil is called sowing. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seed drill is used for sowing with the help of tractors. C. Weeding. Some undesirable plants grow along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. D. Threshing. The process of separating the grain seeds from the chaff is called threshing. Question number 5, explain how fertilizers are different from manure. आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर में अंतर बताना है। तो यहाँ पर 4 अंतर लिखे गए हैं। फर्स्ट, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड एंड मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। नंबर 2, fertilizer is prepared in factories and manure can be prepared in the field. Third, fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Number 4, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. Question number 6, what is irrigation? Describe 2 methods of irrigation which conserve water. Irrigation, the artificial method of watering the plants for assisting in their growth, is called irrigation. 2 methods which help us to conserve water are: first, sprinkler system. Sprinklers irrigation is a method of applying irrigation water which is similar to naturally rainfall. Water is distributed through a system of pipes, usually by pumping. It is then sprayed into the air through sprinklers so that it breaks up into small water drops which fall to the ground. Number 2, drip system. This irrigation system has an arrangement of pipes or tubes with very small holes in them to water plants drop by drop just at the base of the root. Question number 7, if wheat is sown in Kharif season, what would happen? Discuss. यदि गेहूं को हम खरीफ के सीजन में उगाएंगे तो क्या होगा? Answer, wheat crop is grown in winter and
require less water. If it is sown in Kharif season, its production will be decreased considerably. Question number 8. Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in the field. Continuous plantation of crops makes the soil poorer in certain nutrients as the crop takes nutrients from the soil. The soil becomes infertile. It does not get enough time to replenish the nutrients. Question number 9. What are weeds? How can we control them? The undesirable and unwanted plants which grow naturally along with the crop are called weeds. The growth of weeds can be controlled by adopting many ways. Tilling before sowing of crops helps in the uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. Weeds are along controlled by using certain chemicals called weedicides. Weedicides are sprayed in the fields to kill the weeds. Question number 10. Arrange the following boxes in the proper order to make a flowchart of sugarcane crop प्रोडक्शन। तो गन्ने की फसल को उगाने के चरण आपको बताने हैं। इसमें इन्हें ऊपर नीचे लिखा गया है, तो आपको क्रमवार इसे लिखना है। प्रश्न में जो आपको 5वां चरण दिया गया है, वह पहले में आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और छठा चरण फिर आएगा प्लॉइंग द फील्ड, फोर्थ फिर आएगा सोइंग, उसके बाद आएगा मैन्योरिंग, फिर आएगा इरिगेशन, उसके बाद आ जाएगा हार्वेस्टिंग, फिर आएगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। अब ऊपर से नीचे आपको जाना है। फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, तो फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? वह कहलाता है इरिगेशन। तो फर्स्ट में आ जाएगा इरिगेशन, दूसरे में आएगा स्टोरेज, और थर्ड में आना है हार्वेस्टर, और फोर्थ में आना है आपका ग्रेम, और फिफ्थ में आ जाना है क्रॉप, और जो छठा नंबर है उसमें आएगा विनोइंग। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू अगेन।